गुड मॉर्निंग। विज्ञोर पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज चंदौली की ऑनलाइन क्लासों में मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इस सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत हम इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। छात्रों, सबसे पहले हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। छात्रों, राष्ट्रवाद शब्द को जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो भारत में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की व्याख्या करना अति आवश्यक है। राष्ट्रवाद से पहले हम राष्ट्र शब्द की व्याख्या करेंगे। छात्रों, मैंने आपकी सरलता, आपकी सहजता के लिए बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिख दी है, जिससे आप आसानी से इन्हें अपनी नोट्स बुक पर उतार सकें। छात्रों, राष्ट्र एक ऐसा व्यापक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा होता है। छात्रों, भारत या अन्य सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, आकांक्षाओं को और कल्पनाओं को मानते हैं। हम सब अपने राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। राष्ट्र शब्द की व्याख्या राजनीति शास्त्रियों ने अलग शब्दों में की है। संक्षेप में हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अरस्तु और प्लेटो का मानना है कि एक राष्ट्र के लिए 4 तत्व आवश्यक है, जिनमें सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरी बात भूभाग होना चाहिए। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 चीजें आवश्यक है। इन 4 चीजों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम इन तथ्यों पर विशेष ध्यान देंगे कि विश्वास, आकांक्षा, भावना, ये सारी चीजें हम सभी को एक राष्ट्र में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती हैं। छात्रों, राष्ट्रवाद, अब राष्ट्र से समझेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो लगाव है, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के संबंध में आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति से लेकर वर्ष 1947 तक, देश की आजादी तक कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। ये राष्ट्रवाद था, ये राष्ट्र के प्रति लगाव, समर्पण था। राष्ट्रवाद के संबंध में अनेकों दार्शनिकों ने अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं, जिनमें एक महान दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र शब्द की व्याख्या की। उनकी व्याख्या में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जो जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर बना हो। उन्होंने कहा राष्ट्र सबके लिए, जैसे भारत, यहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदायों के लोग, हर मजहब के लोग यहां निवास करते हैं। तो ऐसा उन्होंने राष्ट्रवाद या राष्ट्र शब्द की व्याख्या इस विश्वविद्यालय में की। बाद में इनकी इस व्याख्या को एक निबंध के रूप में लिखा गया और उस निबंध का शीर्षक दिया गया राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है, इसमें उन्होंने विस्तृत अपना विवरण दिया है। छात्रों, अभी जैसा कि हमारी परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ यूरोप के किस देश से हुआ। छात्रों, निसंदेह इसका उत्तर फ्रांस ही होगा। फ्रांस, अभी बताएंगे आपको क्रांतियां। फ्रांस ही पहला ऐसा देश है जहां राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त करके लोकतंत्रीय या गणतंत्रीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर रहा है। आप जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। तो इसके लिए हमने हेडिंग डाली है यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण।
यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, जिनमें सबसे पहला कारण है नए मध्यम वर्ग का उदय। नए मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग जानने से पहले हमको कुलीन वर्ग को जानना होगा। कुलीन वर्ग को अनेकों नामों से जाना जाता है। कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, संभ्रांत वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग, अनेक नाम। समाज में पहले राजा या राजघराने के लोगों का विशेष अधिकार रहा है। बाद में समाज में एक नया वर्ग आया जिसने इस विशेषाधिकार के विरुद्ध आवाज उठाई, जो था मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग, साथ ही साथ व्यापारी, मजदूर, श्रमिक, खास तौर पे उद्योगपति जुड़े, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को और तीव्रता प्रदान की। उन्होंने कुलीन वर्ग के अधिकारों को समाप्त करने की बात कही। दूसरी जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, उदारवादी विचारधारा का प्रसार। उदारवादी विचारधारा का प्रसार। उदारवादी का मतलब यह हुआ कि समाज के वो लोग जो सबकी समानता, सबकी स्वतंत्रता, विशेषाधिकार के विपक्ष में, साथ ही साथ सबको वोट देने के अधिकार में, सबकी अपनी संपत्ति हो, सबका अपना अधिकार हो, जो इसके पक्ष में बात करते थे वो उदारवादी कहलाए। उन्होंने अपनी इस विचारधारा को फैलाया, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद को गति मिली। छात्रों, तीसरी महत्वपूर्ण हेडिंग है क्रांतिकारियों का उदय। क्रांतिकारियों का उदय। यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है, जैसे कि आप भारत में जानते हो बहुत सारे हुए। गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, नाम गिनाएंगे तो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया। इसी तरह से यूरोप में आप नाम सुनते हैं, इटली में काबूर का, गैरीवाल्डी का, जुसेपे मैस्नी का, इन्होंने महान कार्य किए। इनकी क्रांतिकारिता के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। छात्रों, अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है रूढ़िवाद की नई भावना। अब प्रश्न आ रहा होगा कि रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद वो है जो पुरानी विचारधारा से जुड़ी है, जो चाहते हैं कि राजा होना चाहिए, राजा का पद वंशानुगत होना चाहिए, चर्च के पास अपने विशेष अधिकार होने चाहिए, साथ ही साथ पादरी और कुलीन वर्गों का अपना एक आधिपत्य होना चाहिए। जो पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं वो कहलाते हैं रूढ़िवादी। छात्रों, रूढ़िवादी यहां पर लिखा गया रूढ़िवाद की नई भावना, अर्थात परंपरा तो बनी रहे लेकिन उसमें परिवर्तन होने चाहिए, ऐसी विचारधारा आई। अभी हम आपको पढ़ाएंगे नेपोलियन को। नेपोलियन ने वैसी ही विचारधारा को जन्म दिया है। छात्रों, इससे पहले क्योंकि हमको जानना है यूरोप में राष्ट्रवाद होने के महत्वपूर्ण तथ्य वहां की क्रांतियां रही, जिनमें कुछ क्रांतियों का वर्णन हमने किया है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को एक रक्तहीन, स्वायत्त क्रांति, शानदार क्रांति आदि नामों से जाना जाता है, जो कि 1688 में हुई। दूसरी आती है फ्रांस की क्रांति, 1789 की क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका की क्रांति 1776 की है और रूस की क्रांति 1917 की है। इन सभी क्रांतियों का अपना एक विशेष स्थान है। उन स्थानों में सबसे ज्यादा फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण है। छात्रों, अभी हमने रूढ़िवाद की नई भावना बताई, नेपोलियन को बताया। जैसा कि आप जानते हैं, हेडिंग डालेंगे नेपोलियन फ्रांस में जब राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी, 1789 की बात करते हैं, वहां पर लोकतंत्र आया। उस लोकतंत्र को पुनः नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और वहां राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए जो नेपोलियन की संहिता में लिखे गए। नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता 1804 में दिया। इसी नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, इसमें नेपोलियन ने सबसे बड़ा काम किया, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।
साथ ही साथ सबकी स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति पर अधिकार, वोट देने जैसे तमाम सारे अधिकारों का वर्णन किया। लेकिन अब बात करते हैं हम वियना संधि की। नेपोलियन 18 जून 1815 ईस्वी को 18 जून 1815 ईस्वी को इन यूरोपीय शक्तियों के कारण वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ तो फिर वियना संधि हुई। वियना नामक स्थान पर महाशक्तियां जो यूरोप की रही हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, प्रसा, इनके जो महान व्यक्तित्व वाले लोग थे, जो सरकारें थी, वो वियना नामक स्थान पर एकत्रित हुई और एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। ड्यूक मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की और यहां पर निर्णय लिया गया कि नेपोलियन द्वारा जो सुधार किए गए थे वो सारे सुधार समाप्त कर दिए जाए। छात्रों, अब हम बताएंगे लास्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण हेडिंग, सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ही नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन ने जो नेपोलियन संहिता में सुधार किए उन सुधारों को समाप्त कर दिया जाता है। फिर एक बार वंशानुगत या विशेषाधिकार आ जाता है। समाज में ऊंच नीच, जाति पात फिर से विद्यमान हो जाती है। साथ ही साथ जो अन्य तमाम तरह के चर्च को कर देना है, पादरी पोप को कर देना है, वो सारी चीजें पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। छात्रों, एक बार हम पुनः इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, लेकिन वह अध्ययन हम अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में करेंगे। छात्रों, यदि पढ़ाते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां समझ में आ रही हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने वीडियो निरंतर जो डाउनलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड के साथ साथ नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।